Assalamu alaikum. This is lecture number 27 for the course LSM 733 Production Operations Management, and I'm Usman bin Saif. In the last session we talked about total productive maintenance and the techniques for enhancing maintenance. और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की जब हमने बात की थी तो हमने उस वक्त डिस्कस किया था, देखा था कि मेंटेनेंस इज जस्ट नॉट अबाउट maintaining your machinery, maintaining your product life. In fact, it is more about from the start of the life of that machinery to the end of the life of that machinery. जिसका मतलब ये कि टोटल प्रोडक्टिव जब आप मेंटेनेंस कहते हैं तो उसके अंदर आपने जब वो मशीनरी, किसी भी मशीनरी की हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की जब हम बात करते हैं तो आपने जब वो मशीनरी ख़रीदी थी तो उस वक़्त आपने मशीनरी, सिर्फ मशीनरी ख़रीद लेना काफ़ी नहीं था, उस मशीनरी की जिस कंपनी से जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसके साथ आपने क्या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो रेगुलर बेसिस के ऊपर वो आके उसको चेक करेंगे, वो साथ सर्विस करेंगे, उसको आप भी मेंटेन करें, वो भी उसको मेंटेनेंस को चेक करेंगे। फिर उन्होंने क्या ट्रेनिंग नो हाउ प्रोवाइड की, फिर उसके बाद आप अपना मेंटेनेंस स्केड्यूल बनाते हैं, आप अपना प्लान बनाते हैं कि इस मशीन की हमने कैसे कब कब मेंटेनेंस करनी है, किन किन चीज़ों की मेंटेनेंस करनी है, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी ऑफन मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है या बाय एनुअल या एनुअल बेसिस के ऊपर रिक्वायर्ड है। फिर हमने टेक्निक्स फॉर एनहांसिंग मेंटेनेंस, टेक्निक्स फॉर एनहांसिंग मेंटेनेंस में हमने देखा था कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसमें से हमने कहा था कि हम अपनी मेंटेनेंस को एनहांस इस तरह से कर सकते हैं, हम अपने वर्क फोर्स की ट्रेनिंग करा सकते हैं मेंटेनेंस पे, फिर उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं हाउ टू ऑपरेट द मशीन, फिर उनकी हम ट्रेनिंग करा सकते हैं उसके ऊपर कि हाउ टू क्लीन द मशीन, और मशीन या जो भी मैन्युफैक्चरिंग जिस आप यूनिट है जिसकी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। प्लस इन टेक्निक्स के अलावा हमारे पास इन्वेंट्री, मेंटेनेंस इन्वेंट्री कितनी है, फिर ब्रेकडाउन, फिर हम उसके स्केड्यूल्स बनाते हैं, फिर हम उसकी कॉस्टिंग करते हैं कि हमारी कितने ब्रेकडाउन्स दे रही है, फिर उसकी कैलिब्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी मेंटेनेंस इन्हांस कर सकते हैं और अपनी ब्रेकडाउन कॉस्ट या ब्रेकेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। Then we'll started the chapter of decision making, which is a very interesting chapter. और decision making में हमने पहले तो डिस्कस किया था कि what is decision, होता क्या है। हमने इसमें एक एग्जांपल देखी थी कि the decision is I get up in the morning, I get up early in the morning and I take a decision whether I should go to the office today or I should not go to the office today. दो अल्टरनेटिव डिसीजन है मेरे पास, या तो मैं दफ्तर जाऊं या दफ्तर ना जाऊं। फिर हमने कहा कि देयर आर टू नेचर्स ऑफ दिस डिसीजन। द फर्स्ट वन इज़ कि मैं ऑफिस जाना चाहता हूं लेकिन मेरे सर में दर्द हो रहा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा लेकिन मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता, या मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ और मेरे सर में भी दर्द नहीं हो रहा। तो हमने उसके बाद एक डिसीजन टेबल बनाए थे और हमने उसमें एक एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी जिसमें हमने कहा था कि एक आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस, आई वांट टू एनहांस माय ऑपरेशंस, फैक्ट्री ऑपरेशंस। मैं कहता हूँ कि मैं एक और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जिसमें, और मैं नया प्रोडक्ट एक लॉन्च करना चाहता हूँ। तो उसमें या दो डिसीजन हैं, या तो मैं एक स्मॉल स्केल के ऊपर एक फैक्ट्री में लगाऊँ या मैं लार्ज स्केल पे फैक्ट्री लगाऊँ। और फिर उसके अंदर दो स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, एक है कि मार्केट कंडीशंस फेवरेबल हैं या मार्केट कंडीशंस अनफेवरेबल हैं। तो अगर लार्ज फैक्ट्री में लगाऊं और मार्केट कंडीशंस अनफेवरेबल हों और मार्केट कंडीशंस फेवरेबल हों तो दोनों सिचुएशंस के अंदर मेरा क्या आउटकम होगी, प्रॉफिट लॉस क्या होगा। स्मॉल फैक्ट्री लगाऊं और मार्केट फेवरेबल हो और मार्केट अनफेवरेबल हो तो दोनों सिचुएशंस में क्या होगा। इससे पहले हमने देखा था कि डिसीजन मेकिंग के लिए हम मॉडल्स कैसे यूज़ करते हैं, और डिसीजन हमने देखा था कि डिसीजन के इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, हाउ हम डू वी टेक अप, हम प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके ऊपर हम डिसीजन कैसे लेते हैं।
फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं। हमने कहा था क्वालिटेटिव फैक्टर्स में वी आर लुकिंग एट, जिस तरह भी हमने एक एग्जांपल अभी देखी फैक्ट्री लगाने की, तो फैक्ट्री लगाने में तो क्वालिटेटिव फैक्टर ये कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कितने नंबर ऑफ ईयर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स के फैक्टर्स होंगे कि हाउ विल आई सर्व द कम्युनिटी, एम्प्लॉयज़ मेरे जो हैं उनको कैसे मैं हायर करना है, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्वालिटेटिव, इसी तरह ऑफिस जाने के लिए क्वालिटेटिव फैक्टर्स ये होंगे कि आई थिंक कि एक क्वांटिटेटिव फैक्टर तो ऑफिस जाने का ये है कि जी मैं ऑफिस जाना है तो गाड़ी में फ्यूल खर्च होगा, मैं वहाँ जाऊँगा, और अगर नहीं जाऊँगा तो मेरी सैलरी काट लेंगे, आज की काम मेरा पेंडिंग हो जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स है, मेरा बॉस मेरे से नाराज़ होगा कि तुम क्यों नहीं ऑफिस आए, और उसके बाद कोलीग्स पूछेंगे क्यों नहीं आए। फिर मैं अगर ऑफिस जाता हूँ तो मुझे गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी, उससे मैं थक जाऊँगा और ऑफिस में काम करना पड़ेगा। अगर मैं घर रुक जाऊँ तो मैं ज़्यादा रेस्ट कर सकता हूँ। तो ये सारे सिचुएशंस हमने, ये सारे के सारे इसके अंदर डिफरेंट हमने चीज़ें डिस्कस की थी। फिर डिसीजन टेबल्स की जब हमने बात की थी, हमने फैक्ट्री वाली एग्जांपल ली थी, लार्ज कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट फैक्ट्री और कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल प्लांट फैक्ट्री। तो दोनों में हमने 3 डिफरेंट सिचुएशंस देखी थी। एक हमने कहा था कि हम अंडर अनसर्टेनिटी, हम कैसे आउटकम, हम डिसीजन कैसे लेंगे अंडर अनसर्टेनिटी। जब अनसर्टेन कंडीशंस हैं तो हम डिसीजन कैसे लेंगे। फिर हमने कहा अंडर रिस्क, अगर रिस्क हम आइडेंटिफाई कर लें तो फिर अंडर रिस्क हम कैसे डिसीजन लेंगे। और उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या हमारे पास, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए हाउ मच यू शुड बी विलिंग टू पे। अब हमने जब डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी देखा था तो उसमें हमने फिर 3 डिफरेंट हमने रूल्स देखे थे। एक मैक्सीमैक्स देखा था जिसमें हमने कहा था कि हम डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम आउटपुट। टेबल के अंदर जो भी मैक्सिमम हमें लार्ज, हमने देखा था हमारे लार्ज कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज प्लांट विद फेवरेबल कंडीशन, तो मैक्सिमम आउटपुट आ रही थी। फिर हमने कहा था मैक्सिमिन का मतलब है कि अनफेवरेबल कंडीशन में हमारे मैक्सिमम आउटपुट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में मैक्सिमम आउटपुट क्या है। वो हमारी मैक्सिमम आउटपुट थी 0, डू नथिंग। अदरवाइज अनफेवरेबल कंडीशन में स्मॉल प्लांट लगाते थे तो 10,000 का लॉस होता था, 20,000 का डॉलर्स का लॉस हो रहा था। लार्ज प्लांट लगाए तो $180,000 का लॉस हो रहा था। और उसके बाद हमने तीसरी उसके अंदर हमने टेक्निक ये पढ़ी थी कि हम एक तो और फिर हमने पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस के ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि विच डिसीजन शुड वी टेक। जिस भी डिसीजन की एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है हम उसको टेकअप कर लेते हैं। और हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू की इक्वेशन देखी थी, हमने उसको कैलकुलेशंस उसकी देखी थी, हाउ टू कैलकुलेट एन एक्सपेक्टेड वैल्यू। और डिसीजन के लिए अनसर्टेनिटी, रिस्क और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की हमने कैलकुलेशन देखी थी कि कैसे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। Now coming on to the agenda for this session, we'll talk about decision trees. हमारा जो लास्ट डिसीजन मॉडलिंग का हमारा चैप्टर था, जो हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था, उसका एक लास्ट टॉपिक है विच इज़ डिसीजन ट्रीज। विल फर्स्ट गो थ्रू द डिसीजन ट्रीज, देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन मॉडलिंग। ट्रांसपोर्टेशन मॉडलिंग में विल सी कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन मॉडलिंग, होती क्या है, how do you develop initial solutions for transportation modeling, then नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल्स के इंट्यूटिव लो कॉस्ट मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, then what is the stepping stone method, फिर special issues in modeling, demand not equal to supply और degeneracy। स्टेपिंग स्टोन मेथड के अंदर फिर हमने स्पेशल इश्यूज देखेंगे कि मॉडलिंग, जब हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडलिंग करते हैं तो फिर डिमांड नॉट इक्वल टू सप्लाई एक ये इशू है, फिर डीजेनरेसी एक और इशू है। तो हम इन सारी चीज़ों को आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन देन। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द डिसीजन ट्रीज। what are decision trees?
decision trees. Basically it's the graphical display of decision process. Decision tree क्या होता है? हमें ट्री, आपने देखा ट्री क्या होता है? एक नीचे उसका स्टेम होती है जिसे हम ट्रंक भी कहते हैं, और उसके बाद उससे ब्रांचेस निकल रही होती हैं। इसी तरह हमने एक सिचुएशन है, उसका डिसीजन लेना है, तो उससे हमारे ऑल्टरनेटिव ब्रांचेस निकल रही हैं कि एक डिसीजन ये भी लिया जा सकता है, ये भी डिसीजन है, ये भी डिसीजन है, और फिर हर डिसीजन के फर्दर हम स्मॉल उसके अंदर डिसीजन, सब डिसीजन, और उसके बाद उसके ऑल्टरनेट आउटकम्स। सो graphical display of decision process used for solving problems with several sets of alternatives and states of nature. Sequential decisions, जिसमें एक डिसीजन के बेस के ऊपर बहुत सारे और डिसीजंस डिपेंड कर रहे हैं, सीक्वेंस में आप डिसीजंस ले रहे हो, स्टेट्स ऑफ नेचर ज़्यादा हों, और जिसके अंदर हम ऑल्टरनेटिव्स भी, सेट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हों। डिसीजन टेबल्स कैन नॉट बी यूज फॉर मोर देन वन डिसीजन। अब डिसीजन टेबल जो है वो एक से ज़्यादा डिसीजन के लिए नहीं यूज़ हो सकता, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? डिसीजन ट्रीज यूज़ करते हैं। डिसीजन मॉडलिंग में हमने बेसिक जो दो टेक्निक्स हमने देखी, एक डिसीजन टेबल्स है और एक डिसीजन ट्रीज है। डिसीजन टेबल के अंदर फिर हमने देखा कि फर्दर आगे उसमें उन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मैक्सिमम मिनिमम है, मैक्सिमिन है और मैक्सिमैक्स है। तो इसमें भी जो डिसीजन ट्रीज है, इसके अंदर भी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ हाउ डू यू डू इट? हाउ डू यू मेक अ डिसीजन ट्री? डिसीजन ट्री बनाना है किसी भी सिचुएशन के लिए, तो सबसे पहले तो सिचुएशन होनी चाहिए। प्रॉब्लम होगा तो आप उसका डिसीजन या ऑल्टरनेटिव देखेंगे। तो डिफाइन द प्रॉब्लम फर्स्ट, देन ड्रॉ द डिसीजन ट्री। उसके बाद फिर आप डिसीजन ट्री ड्रॉ करें। असाइन प्रोबेबिलिटीज टू ऑल स्टेट्स ऑफ नेचर, फिर आप हर स्टेट ऑफ नेचर को प्रोबेबिलिटीज असाइन कर दें। फिर एस्टिमेट पे ऑफ्स फॉर ईच कम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड स्टेट्स ऑफ नेचर्स, फिर हम उसके टोटल पे ऑफ्स उसके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम, कंप्यूट एक्सपेक्टेड वैल्यूज फॉर ईच स्टेट ऑफ नेचर नोड मूविंग राइट टू द लेफ्ट, सिलेक्ट डिसीजंस दैट मैक्सिमाइजेस एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर क्या करते हैं? हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उसके बाद उसका आपने ट्री ड्रॉ कर लिया, ये प्रॉब्लम है, उसके बाद पहला ऑल्टरनेटिव ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। फिर पहला ऑल्टरनेटिव के आगे स्टेट ऑफ नेचर क्या है, अगर ये हम डिसीजन लें तो उसके आगे स्टेट ऑफ नेचर्स क्या हैं, फिर उसके आगे सब स्टेट्स क्या हैं, और उसके बाद उसकी हर स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर आपकी आउटकम क्या है, और आउटकम के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेते हैं आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है आपके ऑल्टरनेटिव 1 की टोटल एक्सपेक्टेड, फिर ऑल्टरनेटिव 2, 3, 4, और उसके बाद जिसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू हो उसको आप यू टेक दैट डिसीजन। डिसीजन थ्योरी, इसमें हम टर्म्स हमने पहले भी देखी थी। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन या चॉइस को कहते हैं। स्टेट ऑफ नेचर एंड अकरेंस ओवर विच द डिसीजन मेकर हैज़ नो कंट्रोल। अब अकरेंस कोई भी हो सकती है कि जैसे हमने उसमें देखी थी कि फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस, दो तरह की अकरेंसेस थी। सिंबल्स यूज्ड इन डिसीजन ट्री, स्क्वायर हम यूज करते हैं, अ डिसीजन नोड फ्रॉम विच वन ऑफ द सेवरल ऑल्टरनेटिव्स में बी सिलेक्टेड। हम डिसीजन ट्री स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से, इसको नोड भी कहते हैं। नोड क्या होता है कि हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के फिर ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। और जो है सर्कल है, अ स्टेट ऑफ नेचर नोड आउट ऑफ विच वन स्टेट ऑफ नेचर विल अकर। स्टेट ऑफ नेचर क्या होती है कि आपके ऑल्टरनेटिव है, हर ऑल्टरनेटिव के फिर आगे स्टेट ऑफ नेचर है कि फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, विल हैपन, विल नॉट हैपन। इसकी कम एग्जांपल देखते हैं डिसीजन ट्री की। डिसीजन नोड, उसके बाद फर्स्ट डिसीजन ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, फिर ऑल्टरनेटिव 1 की स्टेट 1, स्टेट 2, फिर हर स्टेट की आउटकम 1, आउटकम 2, फिर ऑल्टरनेटिव 2, स्टेट 1, आउटकम 3, स्टेट 2, आउटकम 4। जो सर्कल्स हैं ये स्टेट ऑफ नेचर नोड्स हैं, और जो स्क्वायर है दिस इज अ डिसीजन नोड। डिसीजन ट्री फॉर एग्जांपल, हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि एक आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट
अ लार्ज फैक्ट्री और अ स्मॉल फैक्ट्री, और फिर उसमें दो स्टेट्स देखी थी, फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर हम उसी को हम यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं, डिसीजंस क्या हैं, नोड से स्टार्ट होते हैं कि बिल्ड लार्ज फैक्ट्री, लार्ज प्लांट। दूसरा अल्टरनेटिव डिसीजन क्या है, बिल्ड स्मॉल फैक्ट्री या स्मॉल प्लांट, और डू नथिंग, कुछ भी ना करूं। तीन डिसीजन हैं, एक तो बड़ी फैक्ट्री लगा लूं, छोटी लगा लूं, कुछ नहीं, कुछ भी ना लगाऊं। बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा तो फेवरेबल मार्केट कंडीशन, दो मेरे पास स्टेट्स आ गए, एक फेवरेबल मार्केट कंडीशन है ना अनफेवरेबल। अगर फेवरेबल मार्केट कंडीशंस हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, अनफेवरेबल हो तो 0.3 है, और आउटकम क्या है, मुझे प्रॉफिट कितना है $200,000 का, और लॉस कितना है अनफेवरेबल मार्केट है $180,000। स्मॉल फैक्ट्री लगाऊं तो फेवरेबल कंडीशन की प्रोबेबिलिटी है 0.7, स्टेट क्या है, फेवरेबल कंडीशन प्रोबेबिलिटी 0.7, अनफेवरेबल कंडीशन और प्रोबेबिलिटी 0.3, और 100,000 उसमें प्रॉफिट है या आउटकम है, और -20,000। डू नथिंग की कॉस्ट 0, उसका आउटकम 0 है, कुछ भी नहीं करूं तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। नाउ डिसीजन ट्री फॉर एग्जांपल, अब इसमें 86,000 is the expected value of building large factory, और small factory की expected value 64,000 है, और do nothing की expected value 0. So what would I do? I'll go for the large factory with the favorable market conditions. A firm can build a large plant or a small plant initially for a new product. Demand for the new product will be high or low initially. The probability of high demand is 0.6. The probability of low demand is 0.4. एक और हम example देखते हैं. If they build small and demand is low, the payoff is $40 million. If they build small and demand is high, they can do nothing and payoff is $45 million. Or they can expand. If they expand, there is a 30% chance that demand drops off and the payoff will be $35 million. And a 70% chance that the demand grows and the payoff is $48 million. If they build large and demand is high, the payoff is $60 million. If they build large and demand is low, they can do nothing and payoff is -10 million. Or they can reduce prices and payoff is $20 million. Determine the best decision using a decision tree. अब ये सारी सिचुएशन का हम एक डिसीजन ट्री बना लेते हैं। 3 डिसीजंस हैं। पहला क्या है, लार्ज और स्मॉल प्लांट। पहला डिसीजन क्या है कि जी लार्ज प्लांट लगाना, स्मॉल करना। इफ स्मॉल एंड डिमांड इज हाई देन एक्सपैंड और डू नथिंग। इफ बिल्ड लार्ज एंड डिमांड इज लो देन डिसाइड टू रिड्यूस प्राइसेस और डू नथिंग। ये हमारे 3 डिसीजंस हैं। 2 स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, हाई डिमांड, लो डिमांड। Small demand is high, decision is expand, then demand grows or demand drops, and ये सारी इसकी probabilities दी हुई हैं। Now इसको आप देखें, ये हमने इस decision tree को हमने यहाँ पे पेंट किया, हमने इसे ड्रॉ कर लिया। decision क्या था कि जी build small या build large या do nothing। अब अगर build small करें और उसकी probability अगर high demand होगी तो हाई डिमांड होगी तो हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, और एक्सपैंड करेंगे तो डिमांड ग्रो करे, तो उसकी जो डिमांड ग्रो करे तो 48 मिलियन हमें प्रॉफिट होगा, डिमांड ड्रॉप करेगी तो 35 मिलियन होगा। डू नथिंग तो 45 मिलियन, एक्सपैंड करें और डू नथिंग 45 मिलियन। अगर डिमांड लो है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो आपकी जो है आउटकम कितनी है, 40 मिलियन। अगर लार्ज हम फैक्ट्री लगाते हैं तो अगर हाई डिमांड होगी तो हमें 60 मिलियन का प्रॉफिट होगा, आउटकम 60, और अगर लो डिमांड होगी तो हम प्राइसेस रिड्यूस करें तो 20 मिलियन, और अगर कुछ ना करें तो -10 मिलियन, -10 मिलियन का लॉस होगा। वर्किंग राइट टू लेफ्ट, अब डिसीजन ट्री में एक दफ़ा हम डिसीजन ट्री ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट साइड पे सबसे एंड पे आपके आउटकम्स आते हैं, आउटकम से वापस चलते हैं हम अपने डिसीजन की तरफ, डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ। Working right to left from end to the beginning. Start with decision 3, reduce prices or do nothing. Choose reduce prices as 20 is greater than -10. सबसे पहले हम
हम देख रहे हैं हमारे डिसीजंस क्या हैं इस वक्त। डिसीजन हमने 1 2 3, पहला डिसीजन तो है स्मॉल, आपने 3 डिसीजंस लेने ना। पहला डिसीजन ये है कि स्मॉल आप फैक्ट्री लगाएं या लार्ज लगाएं। दूसरा डिसीजन है कि अगर स्मॉल लगाएं, डिमांड हाई हो तो आप एक्सपेंड करें या कुछ ना करें। फिर तीसरा डिसीजन ये है कि अगर आप लार्ज फैक्ट्री लगाएं और डिमांड लो हो तो प्राइसेस कम करें या कुछ ना करें। तो अगर हम तीसरे डिसीजन से पहले स्टार्ट करते हैं तो तीसरे डिसीजन में आप देखते हैं कि डू नथिंग, कुछ ना करने की वजह से हमें लॉस हो रहा है 10 मिलियन का, और अगर प्राइस रिड्यूस करते हैं तो 20 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 20 मिलियन को चूज कर लेंगे। तो हमने क्या किया, डू नथिंग को हमने क्रॉस कर दिया और 20 मिलियन को हमने चूज कर लिया। तो हमारा जो डिसीजन 3 है वो क्या है, 20 मिलियन। अब क्या है, कंसिडर डिसीजन 2, एक्सपैंड और डू नथिंग। डिसीजन 2 क्या है, डिसीजन 2 ये है कि बिल्ड, अगर स्मॉल फैक्ट्री लगाएं और हाई डिमांड हो तो एक्सपैंड करें या कुछ ना करें। तो एक्सपैंड करें या कुछ ना करें, अगर कुछ नहीं करेंगे तो 45 मिलियन का प्रॉफिट होगा, और अगर आप एक्सपैंड करते हैं और डिमांड भी ग्रो करती है तो 48 मिलियन, और अगर डिमांड ड्रॉप हो जाती है तो 35 मिलियन। टू कंपेयर आउटकम्स वी नीड एक्सपेक्टेड वैल्यू, वी एक्सपैंड। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने इस डिसीजन की कैलकुलेट करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 48 हमारी क्या थी, 48 मिलियन हमारी थी, आउटकम थी किसकी, अगर हमारा एक्सपैंड करें और डिमांड ग्रो करे, और 0.7 हमारी प्रोबेबिलिटी है डिमांड ग्रो करने की, तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, डिमांड ड्रॉप करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 और 35 मिलियन, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 35 मिलियन और प्लस 45। तो आपके पास एक्सपैंड करने की जो आ जाती है क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू 44.1 है, डू नथिंग की 45 है। आपने देखे ना, प्लस 45, ये 45 आप प्लस आप अलग कर लें बाकी। अब आपने दो चीज़ों में से डिसाइड करना है, या एक्सपैंड करें या कुछ ना करें। एक्सपैंड करें तो दो सिनेरियोज है, डिमांड ग्रो कर रही है, डिमांड ड्रॉप कर रही है। अगर डिमांड ग्रो करती है तो 48, डिमांड ड्रॉप करती है 35। तो आपने 48 का और 35 की दोनों के एक्सपैंड करने की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, विच कम्स टू 44.1, और डू नथिंग की 45 है, तो यू विल चूज 45। तो इसका मतलब है यू विल चूज 45। आप एक्सपैंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो 44.1 मिलियन का आपको हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप एक्सपैंड नहीं करते तो 45 मिलियन का हो रहा है, आपको 45 मिलियन का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब है डिसीजन 2 की जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 45 मिलियन है। डिसीजन 3 की हमने देखी थी 20 मिलियन है। इसी तरह अब हमने देखा था कि डिसीजन और उसके बाद हमने देखा था कि 43 जो है मिलियन वो है हाई स्मॉल की है, और लार्ज की 44 मिलियन है। तो अगर 44 प्लस 20 और 43 प्लस 45, 44 प्लस 20 या 43 प्लस 45, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे। अब आपने डिसीजन पहला अब 3 डिसीजंस थे, हम इसको दोबारा से एक दफ़ा रिकूप कर लेते हैं। 3 डिसीजंस थे। पहला डिसीजन था कि आपने लार्ज फैक्ट्री लगानी है, स्मॉल फैक्ट्री लगानी है। दूसरा डिसीजन था कि अगर स्मॉल फैक्ट्री लगानी है, हाई डिमांड हो तो एक्सपैंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तीसरा डिसीजन था कि लार्ज फैक्ट्री लगानी है, लो अगर आपकी फेवरेबल कंडीशंस लो हों तो आप प्राइसेस कम करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। आपने सबसे पहले थर्ड डिसीजन को से स्टार्ट किया, आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड डिसीजन से स्टार्ट किया तो आपने कहा कि डू नथिंग, कुछ ना करने की का लॉस है -10,000, लॉस है 10,000, और अगर आप प्राइसेस रिड्यूस करते तो 20 मिलियन का प्रॉफिट है। तो आपने कहा कि जो डिसीजन 3 जो है वो मेरा 20 मिलियन है, मैं प्राइसेस रिड्यूस करता हूँ। फिर आपने देखा कि डिसीजन 2 क्या था कि आप एक्सपैंड करें या डू नथिंग। तो एक्सपैंड करने के लिए डिमांड हाई हो
तो 48, डिमांड ड्रॉप करे तो 35, तो दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली विच कम्स टू 44.1। तो आपने तो कहा देखा कि अगर आप डिसीजन 2 क्या है कि एक्सपैंड करें तो 44.1 एक्सपेक्टेड वैल्यू है डिसीजन की, और अगर एक्सपैंड नहीं करते तो 45 है। तो इसका मतलब है आपका जो डिसीजन 2 है वो 45 है। फिर डिसीजन 1 क्या था कि स्मॉल और लार्ज। अगर आप स्मॉल को कंसिडर आप करें कि जी मैं स्मॉल फैक्ट्री लगाऊं तो 43 मिलियन आपका जो है आउटकम है, और अगर लार्ज आप फैक्ट्री लगाएं तो 44 मिलियन है। सो आपका पहला डिसीजन आप क्या लेंगे, डिसीजन 1 क्या है कि आप लार्ज फैक्ट्री लगाएंगे, लार्ज फैक्ट्री लगाएंगे। इफ डिमांड इज लो तो आप प्राइसेस रिड्यूस करेंगे। एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना 44 मिलियन, एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना 44 मिलियन। हम एक दफा मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सिचुएशन हमने देखी, आपने आपको टेक्स्ट दिया हुआ था, आपको सारी सिचुएशन बताई हुई थी कि जी दो आपने डिसीजन लेने, एक तो स्मॉल फैक्ट्री का है कि जो आप स्मॉल फैक्ट्री लगाएं या लार्ज फैक्ट्री लगाएं, और अगर आप स्मॉल फैक्ट्री लगाते हैं तो उसकी जो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम 43 मिलियन है, लार्ज फैक्ट्री लगाते हैं तो 44 मिलियन है। और अगर आप स्मॉल फैक्ट्री लगाते हैं डिमांड हाई है तो आप एक्सपेंड करने की कॉस्ट जो है एक्सपेंड करें, और उस एक्सपेंशन में अगर आपकी डिमांड ग्रो करे तो 48 मिलियन, डिमांड ड्रॉप करे 35, और अगर आप एक्सपेंड नहीं करते तो 45 मिलियन आपको आउटकम है। और अगर आप डिमांड लो होगी तो 40 मिलियन आउटकम है। डिसीजन उसके बाद आपका ये डिसीजन 2 था। डिसीजन 3 क्या है कि अगर आप लार्ज फैक्ट्री लगाएं तो हाई डिमांड हो तो 60 मिलियन आपको प्रॉफिट है, और लो डिमांड हो तो रिड्यूस प्राइस करें तो 20 मिलियन, और अगर कुछ ना करें तो लॉस होगा 10 मिलियन का। अब हमारा डिसीजन 3 क्या था, डिसीजन 3 था कि प्राइस कम करें या कुछ ना करें। तो आपने कहा कि कुछ ना करने से तो लॉस होगा, तो प्राइस कम करने से 20 मिलियन का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने डिसीजन 3 ले लिया कि जो 20 मिलियन जो है आप का प्रॉफिट आप अपनी प्राइसेस रिड्यूस करेंगे। आपका डिसीजन ये है कि मैं प्राइसेस रिड्यूस करूंगी कब, जब लार्ज फैक्ट्री लगाएं और लो डिमांड हो। फिर आपने कहा, आपने डिसीजन 2 को आपने कैलकुलेट किया, आपने देखा कि एक्सपेंशन से आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कम हो जाती है, तो आप कहेंगे डू नथिंग। तो उसका मतलब है कि आपका डिसीजन 2 ये है कि अगर स्मॉल फैक्ट्री लगाएं, हाई डिमांड हो तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगे। फिर डिसीजन 1 पे आ जाए। डिसीजन 1 पे अगर आप स्मॉल फैक्ट्री लगाएं तो आपकी आउटकम 43 मिलियन है, अगर लार्ज फैक्ट्री लगाएं तो आपकी आउटकम 44 मिलियन है। तो 44 इज बिगर देन ग्रेटर देन 43, तो हमने कहा कि हम स्मॉल फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब है हमारा ओवरऑल डिसीजन क्या है, डिसीजन ट्री के थ्रू हम डिसीजन ले रहे हैं ना, डिसीजन ले रहे हैं, उसका मतलब है कि हम ओवरऑल डिसीजन मेरा ये है कि मैं स्मॉल फैक्ट्री लगा ही नहीं रहा। इसका मतलब है मैं स्मॉल फैक्ट्री भी नहीं लगा रहा और मुझे डिसीजन 2 की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं लगाऊंगा लार्ज फैक्ट्री लगाऊंगा, और अगर डिमांड हाई हुई तो मुझे 60 मिलियन का प्रॉफिट होगा आउटकम, और अगर डिमांड लो हुई तो मैं प्राइसेस रिड्यूस कर लूंगा और मेरा 20 मिलियन का प्रॉफिट हो जाएगा। सो इसका डिसीजन ट्री का फाइनल सोल्यूशन क्या हुआ कि मैं स्मॉल फैक्ट्री नहीं लगा रहा, मैं लार्ज फैक्ट्री लगाऊंगा। लार्ज फैक्ट्री में लगाऊंगा और अगर डिमांड या मार्केट फेवरेबल हुई या डिमांड हाई हुई तो मुझे 60 मिलियन का आउटकम होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर डिमांड लो हुई तो मैं भी प्राइसेस रिड्यूस करके 20 मिलियन का प्रॉफिट ले लूंगा। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना है मेरा 44 मिलियन है। इसी तरह लार्ज, इससे भी कॉम्प्लेक्स लार्ज डिसीजन ट्रीज हम बना सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी एक और डिसीजन ट्री है जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं और आउटकम्स दिए हुए हैं। तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि डिसीजन दिए हैं 1, 2 और 3, 3 डिसीजंस हैं। अब अगर डिसीजन 3 को आप पहले कंसिडर करें, डिसीजन 3 को देखें तो उसके डिसीजन 3 के 3 आगे फिर नेचर्स हैं। एक है जो कि आप आउटकम दे रहा है 8, एक आउटकम दे रहा है 9, एक आउटकम दे रहा है 8। तो आपने क्या करना है, आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। उन सब का टोटल ले लें, सम लें, तो आपके पास टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट डिसीजन आ जाएगी जो कि 8.3 है।
इसी तरह आपने दूसरी ऑल्टरनेटिव को देखा विच इज़ 9.6, तो आपने कहा कि 8.3 इज़ लेस देन 9.6, तो आप यू विल कंसिडर 9.6। तो इसका मतलब डिसीजन 3 आपका क्या है कि आप 9.6 को चूज़ करेंगे। इसी तरह डिसीजन 2 को देखें, डिसीजन 2 की भी दो फिर कॉस्ट हैं, एक 10.4 है, एक 10 है। तो आपने कहा कि मैं 10 कम है तो मैं ज़्यादा को, मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसकी ज़्यादा मैं उसको कंसिडर करूं, तो आपने कहा कि मैं डिसीजन 2 में भी 10.4 को कंसिडर करूंगा। तो और डिसीजन 1 क्या है? डिसीजन 1 आपका है कि आपने या तो 10.28 को, अब आपके पास 10.4 आ गई, 10.4 और उसके बाद आपने एक एक्सपेक्टेड वैल्यू 10.4 आ गई, फिर आपने बाकी के दो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी 10.28 आ गई। 10.28 और 9.6 दोनों में से चूज़ करना है, तो 10.28 इज़ मोर देन 9.6। तो व्हाट विल यू डू? आप पहला डिसीजन क्या लेंगे कि आप पहला उसमें अल्टरनेटिव वो चूज़ करेंगे जो आपको एक्सपेक्टेड टोटल आउटकम दे रहा है $10.28 दे रहा है, और उसमें फिर फर्दर आप डिसीजन 2 क्या लेंगे कि 10.4 जो आपको दे रहा है डिसीजन, जो अल्टरनेटिव 2 है उसके अंदर आप उसको चूज़ कर लेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिसीजन ट्रीज। Decision trees, how do you take decision while using decision tree approaches. Now coming on to the new chapter, which is transportation modeling. Transportation problems. How do we define transportation problem? ये एक मैप है आपके पास नॉर्थ अमेरिका का, इसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं। इट्स बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, ये कनाडा का ये का मैप है जिसके अंदर डेस मोनिस, एल्बर्क्यूर्क, इवेंट्सविली, क्लीवलैंड, बॉस्टन, फोर्ट लॉडरडेल, ये सारे के सारे आपके पास सिटीज़ हैं। अब हर सिटी के अंदर आपको उनकी कैपेसिटीज़ भी दी हुई हैं। लेट्स लुक एट दिस चार्ट, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। हाउ मच शुड बी शिफ्ट फ्रॉम सेवरल सोर्सेज टू सेवरल डेस्टिनेशंस। ये स्टेप, इसमें क्या हो रहा है? सोर्सेज हैं, सोर्सेज से डेस्टिनेशन। बॉस्टन को 200 यूनिट रिक्वायर्ड है जो कि कहाँ से आ रहे हैं? इवेंट्सविली से, एल्बर्क्यूर्क से या डेस मोनिस से। ये प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्ट लॉडरडेल प्रोड्यूस कर रहा है और बॉस्टन को डिलीवर कर रहा है। एल्बर्क्यूर्क और बॉस्टन जो हैं कंज्यूमर्स हैं दोनों, और डेस मोनिस, इवेंट्सविल और फोर्ट लॉडरडेल प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्रोड्यूसर्स अपने कंज्यूमर्स तक कैसे अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा रहे हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हाउ मच शुड बी शिफ्ट फ्रॉम सेवरल सोर्सेज टू सेवरल डेस्टिनेशन। सोर्सेज क्या हैं? फैक्ट्रीज हैं, वेयर हाउसेज हैं। डेस्टिनेशंस क्या हैं? वेयर हाउसेज हैं, स्टोर्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, फाइंड लोएस्ट कॉस्ट शिपिंग अरेंजमेंट। लोएस्ट कॉस्ट शिपिंग अरेंजमेंट, आपने देखें लोएस्ट शिपिंग कॉस्ट क्या होती है कि आपने अपना कैसे अपने प्रोडक्ट्स दूसरे शहर में भेजने और किस रूट के थ्रू भेजने। अब मैं कहता हूँ कि मैंने अपना प्रोडक्ट मुल्तान में सेल करना है, मुल्तान में एक मैंने वेयर हाउस को सेंड करना है। और मुल्तान जाने के दो रास्ते हैं, एक तो लाहौर पहले जाया जाए, लाहौर से मुल्तान जाया जाए, एक ये है कि थ्रू द मोटरवे पिंडी भटियां से आप फैसलाबाद वाले रूट से डायरेक्टली मुल्तान चले जाएं। सो जिस रूट के थ्रू मेरी शिपिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो रही होगी मैं उसको चूज करूंगा। यूज प्राइमरीली फॉर एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उन्हीं को आप ऑप्टिमाइज करने के लिए इनको यूज करते हैं, शिपिंग कॉस्ट को फर्दर रिड्यूस करने के लिए। The origin points and the capacity or supply period at each period, the destination point, the demand per period at each destination, the cost of shipping one unit from each origin to the each destination. हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? रिक्वायरमेंट क्या है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की कि हमारे पास एक तो पता ओरिजिन पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ से हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी क्या है और कितना सप्लाई कर सकती है हर पीरियड के अंदर, फिर डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ पे पहुंचाना है और उसकी डिमांड क्या है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ शिपिंग पर यूनिट फ्रॉम ईच ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। ये हमारे पास डेटा रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ट्रांसपोर्टेशन मॉडल।
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सोल्यूशन स्टेप्स। सबसे पहले तो डिफाइन करें प्रॉब्लम को, फिर सेटअप ट्रांसपोर्टेशन टेबल मैट्रिक्स, समराइज ऑल डाटा, कीप ट्रैक्स ऑफ कंप्यूटेशंस, डेवलप इनिशियल सोल्यूशन, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है, स्टेपिंग स्टोन मेथड है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जिसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल यूज़ होता है या स्टेपिंग स्टोन मेथड है। इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने सॉल्व करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को। लेट्स लुक एट दिस मैट्रिक्स टेबल। सोर्सेज क्या हैं, हमने अभी डिस्कस किया था कि फैक्ट्रीज कहाँ पे हैं। एक ये सारे सिटीज़ के नाम हैं, फैक्ट्रीज हैं, एक डेस मोनिस में, एक इवेंट्सविल में, एक फोर्ट लॉडरडेल। ये 3 जगह पे फैक्ट्रीज हैं। वेयर हाउसेज या रिटेलर्स कहाँ पे हैं, एल्बरक्विक, बॉस्टन, क्लीवलैंड। अब कितना और उसके ऊपर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ रही है। डेस मोनिस से एल्बरक्विक में $5 पर यूनिट कॉस्ट है, बॉस्टन तक $4 पर यूनिट कॉस्ट है, क्लीवलैंड की $3 पर यूनिट कॉस्ट है, इवेंट्सविल की एल्बरक्विक तक कॉस्ट $8 पर यूनिट है, बॉस्टन तक $4 पर यूनिट है और क्लीवलैंड की $3 पर यूनिट है। नाउ सोर्सेज दिए हुए हैं, डेस्टिनेशंस दिए हुए हैं, सप्लाई A1 A2 AM, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी रिक्वायर्ड, क्वांटिटी डिमांड या और क्वांटिटी रिक्वायर्ड कि क्वांटिटी कितनी किस सिटी में डिमांडेड और हमारे पास जो है क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी। सो अगर हम इसको देखें, कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग 1 यूनिट फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशन। सोर्स हमारे पास थी, ये 3 सिटीज आ गए, डेस्टिनेशन हमारे पास 3 सिटीज आ गए और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग इज X11 और जो है 1 यूनिट फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशन और नीचे सप्लाई A1, डिमांड B1 B2 दी हुई है, A1 A2 A3 जो है वो उनकी डिमांड्स हैं और उसकी सप्लाईज हैं और B1 B2 B3 उनकी डिमांड है। तो X11 इंटू C11, X21 C21, क्वांटिटी सप्लाइड फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशन। नाउ C11 जो थी हमारी क्या थी, कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग थी और X11 क्वांटिटी सप्लाइड थी। तो लेट्स लुक एट दिस टेबल अगेन। ये तो अभी तक तो हमने एक टेबल का फॉर्मेट डिस्कस किया, फॉर्मेट डिराइव किया था जिसमें हमने क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड को देखा था। अब हम कहते हैं कि एल्बरक्विक और डेस मोनिस, इसकी एल्बरक्विक से डेस मोनिस से एल्बरक्विक की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो $5 है और फैक्ट्री कैपेसिटी कितनी है डेस मोनिस की, वो 100 है और एल्बरक्विक की जो रिक्वायरमेंट है, एल्बरक्विक की जो वेयर हाउस रिक्वायरमेंट है वो 300 है। टेबल में देखें ना, मैट्रिक्स बना हुआ है, इस तरफ आपके फैक्ट्री कैपेसिटी है, नीचे आपकी वेयर हाउस की डिमांड चल रही है, सप्लाई डिमांड, और बीच में आपके जो मैट्रिक्स है उसके अंदर आपकी फ्रॉम टू आपकी कॉस्ट ऑफ शिपिंग दी हुई है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ शिपिंग। बॉस्टन का बी देखें, बॉस्टन के अंदर डेस मोनिस से बॉस्टन की जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ शिपिंग है $4 है, डेस मोनिस से क्लीवलैंड की पर यूनिट कॉस्ट $3 है। नाउ रिक्वायर्ड कितना है उसको, 100 रिक्वायर्ड है और इवेंट्सविल से 200 रिक्वायर्ड है। एक दफ़ा लेट्स गो थ्रू दिस टेबल अगेन सो दैट आपको दोबारा से थोड़ा सा इसके ऊपर आई कैन एक्सप्लेन इट मोर, आपको इसको समझ आ सके। हम कह रहे हैं कि लेट्स गो टू द फर्स्ट टेबल, मैप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हम कहते हैं जी हमारी ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ शिपिंग हम मिनिमाइज कर सकें और हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल सकें कि हर सिटी से दूसरे सिटी तक हमने बेसिकली फैक्ट्री से रिटेलर या वेयर हाउस तक हमने अपनी कमोडिटी पहुंचानी है। अब आप इस मैप के ऊपर देखें, इस नक्शे के ऊपर देखें कि आपका जो एल्बरक्विक है वो वेयर हाउस है, रिटेलर है, डेस मोनिस आपका फैक्ट्री है, इवेंट्सविल फैक्ट्री है और फोर्ट लॉडरडेल भी फैक्ट्री है और आप शिप किसको कर रहे हैं, क्लीवलैंड को, बॉस्टन को, एल्बरक्विक को। 3 जगहों पे आपका ये कमोडिटीज़ जाती हैं, 3 जगहों से।
अब एल्बरकोक की जो रिक्वायरमेंट है वो 300 यूनिट्स है और डेस मोनेस की जो कैपेसिटी है वो 100 यूनिट्स है। तो वो क्या करेगा कि डेस मोनेस से एल्बरकोक जो है वो 100 यूनिट्स डेस मोनेस से ले लेगा, बाकी इवेंसवेल से 200 यूनिट इवेंसवेल से ले लेगा, क्योंकि उसकी इवेंसवेल की कैपेसिटी 300 यूनिट्स थी तो 200 वो ले लेगा। तो और बाकी के जो 100 यूनिट्स इवेंसवेल के पास बच जाएंगे वो बॉस्टन को दे देगा। अब इसी तरह फोर्ट लॉडरडेल की कैपेसिटी थी 300, अब वो 300 यूनिट्स उसकी कैपेसिटी है वो 100 यूनिट्स बॉस्टन को दे देगा और 100 यूनिट्स क्लीवलैंड को दे देगा। और इसी तरह जो है ये इस मैप पे आप देख सकते हैं, एरोज को देख सकते हैं कि डेस मोनेस भी प्रोवाइड कर रहा है एल्बरकोक को और जो इवेंसवेल है वो भी एल्बरकोक को प्रोवाइड कर रहा है, फोर्ट लॉडरडेल भी कर रहा है, इन ऑर्डर टू एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई है ना, कि एक डिमांड है वेयर हाउसेस की, रिटेलर्स की, हमें इतने यूनिट्स चाहिए और सप्लाई है उनके पास जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो सप्लाई कर सकते हैं। अब डिमांड ज़्यादा है, अब एल्बरकोक की 300 यूनिट्स डिमांड है, डेस मोनेस की 100 यूनिट्स है कैपेसिटी है, तो वो 100 यूनिट्स ही दे सकता है, 100 से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो वो क्या करेगा एल्बरकोक 100 उससे ले लेगा, 200 किसी और से ले लेगा। अब इन सारी चीज़ों को हमने एफिशिएंटली ऑप्टिममली अगर हम टेबल के थ्रू हम इसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखें कि हमारी जैसे ऐसा मॉडल ड्राइव करें जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो जाए, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब हम अगर टेबल को दोबारा देखते हैं, ये हमारी सोर्सेज दिए हुए हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, जिसमें सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं डेस मोनेस, एवेंसवेल, फोर्ट लॉडरडेल, और डेस्टिनेशन क्या है एल्बरकोक, बॉस्टन, क्लीवलैंड, और इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और उसके बाद आप क्वांटिटी डिमांडेड देख लें कि ये जो डेस्टिनेशंस हैं, डेस्टिनेशंस वो हैं जो कि हमारी रिटेलर्स हैं या वेयर हाउसेज हैं। आप उसके बॉटम में देखें डिमांड, उनकी डिमांड कितनी है, B1, B2 और B3 या BN कर लें। सोर्सेस, अब वो सप्लाई कितनी कर सकते हैं, राइट वाले कॉलम में उनकी A1, A2, A3 या AN तक जितने भी आपके वो हैं सप्लायर्स हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग 1 यूनिट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग 1 यूनिट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन C11 मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में कॉलम 1 रो 1, कॉलम 2 रो 2, कॉलम 1 रो 3, इसी तरह जो है रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3। इस वजह C11 का मतलब है, C11 का मतलब है रो 1 कॉलम 1, C12 का मतलब है रो 1 कॉलम 2, C13 का मतलब रो 1 कॉलम 3। मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स होती हैं, रोज होती हैं, तो आपने हर कॉलम को हर रो को डिफाइन कर दिया। तो C11 का मतलब है ये कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग है, इतनी कॉस्ट आती है, और X11 है क्वांटिटी सप्लाइड, कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा सकती है। अब इसका अगर हम टेबल देखें तो हम कहते हैं कि जी डेस मोनेस और एल्बरकोक 5 है, 5 कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग है कि डेस मोनेस से एल्बरकोक तक अगर सप्लाई की जाए तो कितनी कॉस्ट इनकर होती है पर यूनिट, और डेस मोनेस की जो फैक्ट्री है वो कितना सप्लाई कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी 100 यूनिट्स है, उसकी कैपेसिटी 100 यूनिट्स है। और एल्बरकोक की जो डिमांड है सबसे बॉटम में देखें वेयर हाउस रिक्वायरमेंट, या उसकी डिमांड है वो 300 यूनिट्स है। फिर क्या करेंगे, अब वो उसकी तो कैपेसिटी 100 है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 100 यूनिट्स प्रोवाइड कर देगा, 100 यूनिट्स उसने प्रोवाइड कर दिए। अब एल्बरकोक को तो 200 यूनिट्स और भी तो चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट इवेंसवेल से ले लेगा, उसकी 8 है पर यूनिट जो शिपमेंट या कॉस्ट है वो 8 है, और उसकी कैपेसिटी 300 है, तो 300 में से 200 वो ले लेगा। अब बॉस्टन पे आ जाएं, बॉस्टन जो है, अब कि बॉस्टन डेस मोनेस बॉस्टन को नहीं प्रोवाइड कर सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, क्लीवलैंड को भी नहीं कर सकता। अब इवेंसवेल बॉस्टन की कितनी थी वेयर हाउस रिक्वायरमेंट, बॉस्टन की वेयर हाउस रिक्वायरमेंट थी 200 यूनिट चाहिए थे, लेकिन इवेंसवेल की जो कैपेसिटी है वो 300 थी, जिसमें से 200 वो ऑलरेडी जो है एल्बरकोक को देख चुका है, तो वो बाकी उसके बाद बची 100 यूनिट्स गए, वो 100 यूनिट्स बॉस्टन को दे देगा। लेकिन बॉस्टन को 100 यूनिट्स और भी चाहिए, जो वो लेगा फोर्ट लॉडरडेल से ले लेगा।
फिर क्लीवलैंड को कितने चाहिए, क्लीवलैंड को भी 200 यूनिट्स चाहिए जो कि बच जाएंगे उसके पास जो है क्लीवलैंड ले लेगा फोर्ट लॉडरडेल से, फोर्ट लॉडरडेल के पास 200 यूनिट्स बच गए तो वो 200 यूनिट्स उसके पास, उससे वो अपनी डिमांड पूरी कर लेगा. सो दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ का मतलब है कि सबसे पहले आप देखते हैं नॉर्थ के अंदर आप देखें नॉर्थ आपका सीधा, आप नॉर्थ की तरफ खड़े हो, नॉर्थ की तरफ खड़े हो तो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आपके आ जाता है वेस्ट आ जाता है. तो नॉर्थ पे आपकी कॉस्ट आ गई, वेस्ट पे आपका सप्लाई आ गई. तो इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से आप इसे कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले नॉर्थ को कैलकुलेट करते हैं फिर वेस्ट को कैलकुलेट करते हैं. तो आपकी टोटल फैक्ट्री जो थी कैपेसिटी दैट कम्स टू 700 या आपकी वेयर हाउस रिक्वायरमेंट इट कम्स टू 700. दिस इज द केस जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है. तो ये इनिशियल सोल्यूशन आपने ड्राइव कर लिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से. Now there is another method which is called stepping stone method. Another method which is called stepping stone. Select any unused square to evaluate. कोई भी जो अब ये देखें इसके अंदर स्क्वायर्स, इसके अंदर एक फोर्ट लॉडरडेल का बच गया और ये इसी तरह आपके पास क्लीवलैंड के नीचे 2 स्क्वायर्स आपके पास अवेलेबल हैं. तो आप कोई भी स्क्वायर ले लेते हैं जिसका वैल्यू बिगिन एट दिस स्क्वायर, ट्रेस अ क्लोज पाथ बैक टू द ओरिजिनल स्क्वायर वाया स्क्वायर्स दैट आर करंटली बीइंग यूज्ड. और ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव्स अलाउड. हॉरिजॉन्टली क्या मूव कर सकते हैं या वर्टिकली मूव कर सकते हैं. आप क्या कर रहे हैं, ट्रेस अ क्लोज पाथ बैक टू द ओरिजिनल स्क्वायर. ओरिजिनल स्क्वायर को क्लोज पाथ, अभी हम इसको करके देखते हैं. आप क्लोज पाथ एक डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप एक रास्ता बना लेते हैं. प्लेस प्लस इन अनयूज्ड स्क्वायर, ऑल्टरनेटिव माइनस एंड प्लस ऑन ईच कॉर्नर स्क्वायर ऑफ द क्लोज पाथ. Calculate improvement index. Add together the unit cost figures found in each square containing a plus. Subtract the unit cost figure in each containing a minus. Repeat step 1 to 4 for each unused square. अब हम ये जो हमने थ्योरी देखी इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अब ये क्लीवलैंड के पास हमने देखा कि हमारे पास एक वो था खाली स्क्वायर था ना क्लीवलैंड और डेस्मोनिस का. यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हमने कहा कि जितने हमारे पास खाली स्क्वायर्स हैं उन सबको हम प्लस कहते हैं, वो प्लस हैं. हमने प्लस से स्टार्ट किया और हम या हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं या वर्टिकली मूव करते हैं. तो हमने यहाँ से नीचे को चलना शुरू किया तो हमारे पास जहाँ 200 था 200 में क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हमने सप्लाई हो रही थी तो हमने माइनस कर दिया. और माइनस के बाद आपने फिर नेक्स्ट में आप उसके बाद फिर प्लस हो गए, फिर ऊपर 100 के साथ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और इवेंचुअली बैक टू द स्टार्ट. तो इस आपने क्या किया, क्लोज्ड पाथ बना दिया. क्लोज्ड पाथ, ये बेसिकली स्टेपिंग स्टोन मेथड होता क्या. स्टेपिंग स्टोन मेथड आपने देखा होगा, स्टेपिंग स्टोन गेम भी एक होती है कि वो एक इस तरह मैट्रिक्स ड्रॉ कर देते हैं, उसमें जंप लगाते हैं और एक एक बॉक्स को आप जंप करते जाते हैं. इसमें भी बेसिकली वही है, आप खाली बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद व्हाट डू यू डू, बिगिन एट दिस ट्रेस अ क्लोज पाथ बैक टू द ओरिजिनल स्क्वायर वाया स्क्वायर्स दैट आर करंटली बीइंग यूज्ड. Only horizontal or vertical moves allowed. Place plus in unused square, alternate minus and plus on each corner square of the closed path. अब क्या कर रहे हैं इसके अंदर, आपने एक खाली स्क्वायर जो में आपने इसमें ढूंढ लिया. आपने मैट्रिक्स अभी बनाया था, हमने मैट्रिक्स एक बनाया था, इनिशियल सोल्यूशन हमने निकाला था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कि हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिमांड और सप्लाई को कैसे मैच करें. 3 फैक्ट्रीज थी, 3 वेयर हाउस थे, हमने उनके डिमांड और सप्लाई को मैच किया और हमने बताया कि हमने कहा कि जी ये वाली ये सप्लाई इस डिमांड को पूरा कर सकती है, ये सप्लाई इस डिमांड को पूरा कर ले. अब उसके अंदर हम फर्दर कहते हैं कि स्टेपिंग स्टोन मेथड से हम उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, इम्प्रूव करके देखते हैं इस हम सोल्यूशन सेट को कैसे इम्प्रूव करेंगे. हमने खाली स्क्वायर ले लिया जो कि आप क्लीवलैंड और डेस्मोनिस के नीचे देखें जहां हमने स्टार्ट लिखा हुआ स्टार्ट, और हमने स्टार्ट को प्लस कहा. उसके बाद हम
खाली जो स्क्वायर है उससे हम या मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो आपने उसको वर्टिकली आपने नीचे की तरफ मूव किया। क्लीवलैंड और फोर्ट लॉडरडेल के जो आपने देखा कि 200 की सप्लाई थी, और आपने कहा कि ऑल्टरनेटिव उसको आपने जहां से आपका जो ये रूट है वो अब नीचे वर्टिकली नीचे आ रहा था, यहाँ से अब हॉरिजॉन्टल होगा, तो आप उसको ऑल्टरनेटिव साइंस देंगे। प्लस था तो माइनस हो गया, उसके बाद यहाँ से आपने दोबारा इसको 100 पे आ गया। और आपने इसमें बेसिकली करना ये है कि जितने फिल्ड स्क्वायर्स हैं, खाली स्क्वायर से अनफिल्ड स्क्वायर से शुरू करना है, और फिल्ड स्क्वायर्स को आपने यूज़ करते हुए वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे इस के थ्रू आना है। तो आपने प्लस से शुरू किया, माइनस के बाद फिर प्लस, आपने 100 से फिर माइनस से फिर आपने दोबारा हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया, प्लस 200, फिर आपने वर्टिकली मूव किया -100, और फिर वापस स्टार्ट पे। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप कैलकुलेट कर लें, इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने से हमारे पास ट्रेसिंग अ क्लोज पाथ डेस मोनेस टू क्लीवलैंड, डेस मोनेस से क्लीवलैंड के लिए हमने क्लोज्ड पाथ हमने एक डिफाइन कर दिया इन वैल्यूज़ के थ्रू, और हमारे पास एक आ जाती है, इससे वैल्यू आ जाती है, इम्प्रूवमेंट स्क्वायर आ जाता है। कैलकुलेट इम्प्रूवमेंट इंडेक्स, एड टुगेदर द यूनिट कॉस्ट फिगर्स फाउंड इन ईच स्क्वायर कंटेनिंग अ प्लस, सब्ट्रैक्ट द यूनिट कॉस्ट फिगर इन ईच स्क्वायर कंटेनिंग अ माइनस। और हम क्या कर रहे हैं, यूनिट कॉस्ट को हम ऐड और माइनस कर रहे हैं। अब यूनिट कॉस्ट जिस बॉक्स के अंदर प्लस वाली है उन सारे प्लस को हम यूनिट कॉस्ट को प्लस कर लेंगे, जिसमें माइनस वाली हमारे पास आ रही उन सारों को माइनस कर लेंगे। प्लस को और माइनस को, सारे प्लस आपने ऐड कर लिए, सारे माइनस ऐड कर लिए, तो प्लस में से माइनस को आप लेस करें तो आपके पास एक नई यूनिट कॉस्ट आ जाती है डेस मोनेस से क्लीवलैंड के लिए। डेस मोनेस से क्लीवलैंड के लिए आपके पास न्यू यूनिट कॉस्ट आ जाती है। इनिशिएटिव लो कॉस्ट मेथड, अभी हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड देखा जिससे हमने क्या कैलकुलेट किया, न्यू यूनिट कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, विच इज़ इम्प्रूव्ड यूनिट कॉस्ट हम जिसे कहते हैं। और स्टेप 1 to 4 हम बार उसको रिपीट करते जाते हैं, हमने जो स्टेप्स देखे थे उसके अंदर। और इसके अंदर हमने बेसिकली स्टेपिंग स्टोन मेथड में हम क्या करते हैं, स्टेपिंग स्टोन मेथड में हम क्लोज पाथ आइडेंटिफाई करते हैं, किसके लिए, उन बॉक्सेस के लिए जो कि एम्प्टी होते हैं, और उनकी एक हम न्यू जो है पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो इम्प्रूव्ड पर यूनिट कॉस्ट भी जैसे कहते हैं। अब करते कैसे हैं कि हम जिस खाली बॉक्स हम स्टार्ट करते हैं उसको हम प्लस कहते हैं, उससे हम या वर्टिकली मूव करेंगे या हॉरिजॉन्टली, और उन बॉक्सेस की तरफ मूव करेंगे जो कि फिल्ड हों। तो उसके बाद हमने स्टार्ट से हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट को हमने प्लस का, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फील्ड बॉक्स था उस 200 का जिसमें है उसको हमने माइनस किया, वहाँ से हमने फिर हर जब नेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे वहाँ सब या हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे या वर्टिकली। तो आपने हॉरिजॉन्टली पहले नीचे आए, फिर आपने वर्टिकली नीचे आए, फिर आपने हॉरिजॉन्टली लेफ्ट की तरफ मूव किया, फिर आपने वर्टिकली जो है ऊपर की तरफ मूव किया, फिर हॉरिजॉन्टली लेफ्ट की तरफ मूव किया, फिर वर्टिकली ऊपर, और फिर हॉरिजॉन्टली राइट को आप वापस अपने पाथ को क्लोज कर दिया। अब ये जितने बॉक्सेस के अंदर से ये पाथ गुजर रहा है, जिन और हर जहां पे आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं उसको आप ऑल्टरनेट साइन देते हैं। अगर आप प्लस से शुरू किया तो अगली डायरेक्शन पे माइनस, फिर उससे अगली डायरेक्शन में प्लस, उससे अगली डायरेक्शन माइनस, फिर अगली डायरेक्शन में प्लस। तो आपके जितने प्लसेस हैं सारे प्लस पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उन सबको प्लस, सारी जितनी जैसे इस बॉक्स में प्लस आ रहा है उनको प्लस कर लें, और जिस बॉक्सेस में माइनस आ रहा है उनको भी ऐड कर लें। फिर जो प्लस वाली टोटल है उसको माइनस वाले टोटल में से कैलकुलेट करें, तो आपकी क्लीवलैंड और डेस मोनेस की न्यू पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, विच विल बी एन इम्प्रूव्ड वन। The next method is intuitive low cost method. Identify the cell with the lowest cost. Arbitrarily break any ties from the lowest cost. Allocate as many units as possible to that cell without exceeding the supply or demand. Then cross out that row or column or both that is exhausted by this assignment. Find the cell with the lowest cost from the remaining cells. Repeat step 2 and 3 until all units have been allocated. Initiative low cost method.
लो कॉस्ट मेथड के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले कि सबसे लो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट किसकी है। सबसे लो, हमने ये मैट्रिक्स जब बनाया था तो हमने मैट्रिक्स में उस वक्त देखा था कि सबसे पहले हमने शुरू से स्टार्ट किया था नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था। नॉर्थ वेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये टेबल हम अपने सामने रखें और आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल सामने, आप मेरे सामने नॉर्थ है, अगर सामने नॉर्थ है तो लेफ्ट साइड पे मेरे क्या वेस्ट है, तो इसका मतलब है कि हम टॉप लेफ्ट से हम स्टार्ट कर रहे थे। टॉप लेफ्ट का मतलब है कि हमने सबसे पहले सॉल्व किया डेस मोनेस और एल्बरक्यू को। डेस मोनेस एल्बरक्यू क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में आता है। उसके बाद हमने जो है फिर अगला हमने बॉस्टन को, फिर हमने क्लीवलैंड को इस तरह से सॉल्व किया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि, और उससे हमने सॉल्व किया, हमने बताया कि डिमांड हमने और डिमांड और सप्लाई दोनों को मैच करके उनकी हमने कैलकुलेट किया। फिर हमने स्टेपिंग स्टोन से एक हमने पाथ वे कैलकुलेट किया और हमने मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। फिर अब हम कह रहे हैं कि लो कॉस्ट मेथड, लो कॉस्ट मेथड का मतलब है कि अब हम देखेंगे कि सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसकी है पर यूनिट कॉस्ट। तो हमने देखा कि सबसे पहले क्लीवलैंड और डेस मोनेस की 3। तो हमने अब क्लीवलैंड की कितनी थी, क्लीवलैंड की जो है डिमांड, क्लीवलैंड की डिमांड नीचे वेयर हाउस रिक्वायरमेंट दी हुई ना, क्लीवलैंड की डिमांड 200 यूनिट्स थी। तो डेस मोनेस की कैपेसिटी कितनी, 100, तो हमने पहले उसको 100 दिया। उसके बाद फिर हमने दोबारा देखा कि सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी थी। सबसे मिनिमम कॉस्ट 3 है जो क्लीवलैंड और इवेंसविल की है। तो बाकी हमने क्लीवलैंड के भी जो 100 यूनिट्स थे वो उसको इवेंसविल से दे दिए। उसके बाद फिर हमने पूरे टेबल को देखा, पूरे टेबल में सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है, पर यूनिट कॉस्ट है 4 आ गई, इवेंसविल और बॉस्टन की है। बॉस्टन की टोटल डिमांड कितनी है, बॉस्टन की टोटल डिमांड 200 थी, तो वो 200 की 200 हमने इवेंसविल से दे दी। 100 वो ऑलरेडी उसके पास रिमेनिंग बची 200 गए थे, तो वो 200 हमने इवेंसविल के पास 200 बच गए थे। 100 वो ऑलरेडी क्लीवलैंड को दे चुका था, तो बाकी के 200 उसने बॉस्टन को दे दिए। तो बॉस्टन की डिमांड फुलफिल हो गई, क्लीवलैंड की डिमांड भी फुलफिल हो गई। बॉस्टन इसी तरह अगर देखें 4 हमारी क्या थी मिनिमम, इस वक्त 4 हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, पर यूनिट कॉस्ट थी। 4 हमारी डेस मोनेस से भी आ सकती थी, लेकिन 4 क्योंकि हमारे पास डेस मोनेस के पास कैपेसिटी नहीं है, तो वो उस वजह से हमारा बॉस्टन और डेस मोनेस का ब्लॉक खाली है। उसके बाद हमने देखा कि मिनिमम जो है वो कॉस्ट किसकी है। उसके बाद टेबल में देखा कि मिनिमम कॉस्ट और कौन हमारे पास रह गया, फोर्ट लॉडरडेल रह गया। अब फोर्ट लॉडरडेल जो है वो हमारा सप्लायर है और हमारा जो है एल्बरक्यूक है वो हमारा वेयर हाउस है। तो एल्बरक्यूक को कितने यूनिट्स चाहिए, 300 यूनिट्स चाहिए। तो फोर्ट लॉडरडेल के पास 300 यूनिट्स हैं, तो वो उसने 300 यूनिट्स के हिसाब से उसने उसको दे दिए। तो हमने पहले टेबल बनाया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, हमने कॉर्नर से शुरू किया, नॉर्थ ऊपर, वेस्ट लेफ्ट पे, तो कॉर्नर, पहला कॉर्नर फिल किया, फिर उसके बाद अगला कॉर्नर, फिर अगला कॉर्नर। अब इसके अंदर क्या किया, इसमें लोएस्ट कॉस्ट के हिसाब से हमने कैलकुलेट की। डिमांड सप्लाई को मैच किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। Now coming to specialized methods, linear programming model is difficult to formulate and solve. Linear programming models भी हम use करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ऑप्टिमम लाइन उसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं। Special purpose methods are easier to formulate, faster to compute, give integer solutions, हम matrix solutions भी बना सकते हैं उससे। Methods हमने stepping stone देखे, मोडी एक और एक method है जो कि यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। स्पेशल इश्यूज इन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, डिमांड नॉट इक्वल टू सप्लाई। जब हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल ना हो तो हम उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। एट डमी सोर्स ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, एट डमी डेस्टिनेशन इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो अगर हमारा अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम हो, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम वो होता है जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल नहीं है। अब हमारी पिछली हमने प्रॉब्लम्स जो डिस्कस की थी उसमें डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल थी।
अब अगर हम कहते हैं कि हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो हम डमी सोर्स ऐड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, डमी सोर्स किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास 3 सोर्सेज थी, 3 डेस्टिनेशंस थी। अब सोर्सेज क्या होती हैं? जो कि डिमांड प्रोवाइड कर रही हैं। डेस्टिनेशंस क्या है? जो रिक्वायरमेंट है उनकी, जिनको रिक्वायर्ड है। जो कि सोर्सेज क्या है? हमारी जो है डिमांड क्या है हमारे पास थी ना, एक तो डेस्टिनेशंस हैं हमारे पास, एक तो वेयर हाउसेज हैं, और एक हमारे पास वो हैं फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज जो हैं वो सप्लायर्स हैं, वेयर हाउसेज जो हैं वो हमारी वो हैं सप्लाई है और वो डिमांड है। तो अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो इसका मतलब है कि ऐड डमी सोर्स। डिमांड ज़्यादा होने का मतलब है सप्लायर्स कम है, तो हम एक सप्लायर और ऐड कर लेते हैं, और क्या करते हैं, जितनी डिमांड बच जाती है वो उस सप्लायर के हम बॉक्स पर टेबल में डाल देते हैं। अगर हमारे पास सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो, तो हम एक रिटेलर या वेयर हाउस या डेस्टिनेशन एक ऐड कर लेते हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन है ना। अगर सोर्स हम उस वक्त ऐड करते हैं जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लायर कम है, तो हम एक सोर्स ऐड कर लेते हैं। हम अपनी तरफ से, हम किसी भी प्रॉब्लम में अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं डमी कहते हैं, हम उसको हम ऐड कर लेते हैं, जिससे हम जितनी भी हमारी डिमांड बच जाती है वो हम उस सप्लायर के बॉक्स में डाल देते हैं कि ये डमी सप्लायर हमें प्रोवाइड करेगा। और अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा हो, तो हम रिटेलर या हम डेस्टिनेशन ऐड कर लेते हैं कि ये जो सप्लाई बच गई है ये वाला जो डेस्टिनेशन है या जो रिटेलर है ये हमसे ख़रीदेगा। Degeneracy in stepping stone method. Too few shipping routes, cells use number of occupied cells should be m plus n minus 1. Create artificially occupied cells, zero value represent fake shipments. Degeneracy एक प्रॉब्लम है जो कि स्टेपिंग स्टोन मेथड में भी एक हमें प्रॉब्लम आता है। Degeneracy बेसिकली होता है कि विद टाइम प्रोसेस जो होता है वो हमारा डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। प्रोसेस हमारा जो स्टेपिंग स्टोन के थ्रू हम अपना रूट कैलकुलेट करते हैं, वो हमें उसमें कॉस्ट ऑफ शिपमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम उसके शिपिंग रूट्स और सेल्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स, और उसके अंदर फिर हम ज़ीरो वैल्यू आर्टिफिशियली हम साइमुलेट करते हैं। तो लेकिन हम इस कोर्स में हम सिर्फ इसको हम एज एन एस्पेक्ट, एज अ प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, लेकिन इसका हम इन डिटेल इसको हम नहीं इसको सॉल्व करने की कोशिश करें डीजनरेसी प्रॉब्लम्स को। नाउ ट्रांसपोर्टेशन टेबल, डिमांड नॉट इक्वल सप्लाई। तो हमने क्या किया, डमी डिमांड नॉट इक्वल टू सप्लाई, तो डमी हमने ऐड कर दिया। डमी क्या है कि जो है उसमें आपकी जितनी आपकी बच जाएगी वो आपने डमी के अंदर ऐड कर देनी। जैसे कि अब आपने वेयर हाउस रिक्वायरमेंट थी, वेयर हाउस रिक्वायरमेंट आपकी, वेयर हाउस मतलब कि डिमांड नॉट इक्वल टू सप्लाई, कि डिमांड आपकी कम है, सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा है तो आपने एक डेस्टिनेशन ऐड कर दी। और अगर आपकी डीजनरेसी इसके अंदर देखें, तो डीजनरेसी इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आपका स्टेपिंग स्टोन मेथड है, अगर आप उसको स्टेपिंग स्टोन से कैलकुलेट करें तो आपका रूट्स आपके, एक आपका रूट है, आपने उसी के अंदर दोबारा रीकैलकुलेट करेंगे, एक और रूट बन गया, एक और रूट बन गया, तो वो रूट्स जो हैं तीनों जो हैं उनकी वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। So we have come to the end of this session. We discussed the decision trees in detail, how to calculate an optimum solution using the decision trees. Then we started the chapter of transportation modeling, which we ended as well, completed the chapter of transportation modeling. और हम देखा transportation modeling क्या होती है, how do we calculate optimal solutions for transportation problems. Transportation problems क्या होते हैं कि आप अपनी transportation cost को minimize करें और demand and supply को meet करें। और उसमें हमने इनिशियली तो देखा कि हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हमने अपनी डिमांड और सप्लाई को मीट करने के लिए हमने एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडलिंग टेबल बनाया। फिर हमने इनिशिएटिव लो कॉस्ट मेथड से भी सेम उसी को कैलकुलेट करके देखा कि हम लोएस्ट कॉस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देन हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड और स्पेशल इश्यूज इन मॉडलिंग में हमने डिमांड नॉट इक्वल टू सप्लाई हमने देखा। फिर हमने डमी कैसे ऐड करते हैं, हम डमी वेरिएबल एज डमी डिमांड या डमी सप्लाई हम उसमें ऐड कर लेते हैं। फिर डीजनरेसी हमने देखा कि डीजनरेसी भी इट्स इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इन द स्टेपिंग स्टोन मेथड।
So we have come to the end of this session. Thank you very much.